नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के सत्र में स्वागत है सभी का। आज हम लोग डिस्कस करते हैं रसपाचक के बारे में, रसपाचक योग के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देती हूँ रस धातु के बारे में। जैसे हमें पता है कि आयुर्वेद में दोष धातु मलामूलम ही शरीरम कहा है, या 7 प्रकार के धातु हमारे शरीर में होते हैं और जो प्रीणनम जीवनम लेपा इस प्रकार के सारे कर्म करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो चिकित्सा सिद्धांत में शोधन और शमन 2 प्रकार की चिकित्सा को हम लोग अपनाते हैं। कोई भी व्याधि हो, भले वो काय चिकित्सा का हो, स्त्री रोग का हो, तो उसमें हम शोधन और शमन इस प्रकार से चलते हैं। शोधन में पंचकर्मों का समावेश होता है और शमन ट्रीटमेंट यानी पैलेटिव टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो आज का जो हमारा एक धातुपाचक योग के बारे में चर्चा करें तो धातुपाचक योगों का वर्णन आचार्य चरक ने भी किया है, सुश्रुत ने भी किया है। तो जैसे दोष धातु मलामूलम ही शरीरम धातु, जैसे रोज हम लोग जो खाना खाते हैं, आहार का सेवन करते हैं, इस आहार से आहार रस बनता है और इस आहार रस से आगे चलकर हर धातु का निर्माण होता है। इसके लिए 3 प्रकार के न्याय आचार्य बताते हैं। त्रिविध न्याय बताए कि धातु का पोषण कैसे होता है। देखिए, पचन 2 प्रकार का है, स्थूल पचन और सूक्ष्म पचन। स्थूल पचन में जो हमने खाया है आहार का, आहार रस तक का जो परिवर्तन है इसको स्थूल पचन कहते हैं, और आहार रस से जाकर सभी धातुओं का जो निर्माण है उसको सूक्ष्म पचनीय नाम दिया है। तो सूक्ष्म पचन के दौरान आहार रस के द्वारा रसव स्रोतस में जाकर रसव धात्वाग्नि की क्रिया से वहां पर पोष्य पोषक उपधातु, धातु, मल और उत्तम धातु और अगले धातु का निर्माण होता है। तो मतलब स्थूल पचन में तो केवल अन्न का पचन है। तो सूक्ष्म पचन की कल्पना के लिए 3 प्रकार के न्याय बताए आचार्य ने, जैसे केदार कुल्या, क्षीर दधी और खले कपोत न्याय। तो इस मतलब ये कल्पना ही है, बट ये बिल्कुल 100% सही है। इसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे ज्यादा डीपली। रसवाहा नाम स्रोतस्थान हृदय मूलम दशवाही निश्च धमन्य। रसव स्रोतस का मूल स्थान हृदय और दशवाही धमन्य बताई है। रसव स्रोतस की दृष्टि के कारणों को देखेंगे तो चिंता नाम अति चिंतन है, या फिर गुरु स्निग्ध विषम प्रकार का आहार विहार का सेवन करना है। रस धातु जब दुष्ट होता है तो निश्चित रूप से अगले धातु के ऊपर भी इसका परिणाम होगा। जैसे अगले धातु भी धीरे धीरे, एकदम तुरंत नहीं। देखिए, अभी 3 न्याय जो बताए उसके अनुसार देखेंगे तो धातु ही धातु, हर धातु दूसरे धातु का आहार है। रस धातु अच्छा बनता है तो रक्त धातु का निर्माण अच्छा होगा, आगे के धातु भी अच्छे बनते जाएंगे। बट अगर हमने हर धातु की स्वतंत्र कल्पना की, हर धातु का पोषण स्वतंत्र रूप से होता है, इसका अगर हमने मान लिया, जैसे खले कपोत न्याय में वही बताया है कि अपना अपना पोषण कर लो, जो भी चाहिए जिसको, जो आहार रस के अंश है उसको उठा लो और अपना अपना पोषण कर लो, इसको अगर हमने मान लिया तो एक धातु दूसरे के धातु के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। बट एक्चुअली वैसे देखा जाए तो एक धातु दूसरे धातु के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे रस धातु के निर्माण के समय रक्त धातु का पोषक अंश भी बनता है और यही जाकर आगे रक्त स्रोत में रक्त धात्वाग्नि की क्रिया से रक्त धातु को बनाता है। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी पार्श्वभूमि है। रस धातु ये शरीर का आद्य धातु है। रस धातु के बारे में अगर थोड़ा सा हम मतलब डिटेल में जानना चाहेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें इसमें आचार्य बताते हैं कि रस धातु किस प्रकार से शरीर का पोषण करता है। रस के बारे में रस निमित्त एवं स्थौल्यम कार्शम, इस प्रकार से आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि रस धातु ही निमित्त है। रस धातु के कारण ही स्थूलता या कुशलता, ये दोनों बातें रस धातु के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसा आचार्य ने बताया। इसका मतलब है कि रस निमित्त एवं स्थौल्यम कार्शम, इसका जो अर्थ है ये बिल्कुल मतलब एक प्रकार से परफेक्ट अर्थ बताया कि रस धातु के निर्माण पर ही स्थूलता या कुशलता डिपेंड करती है। रस धातु का पोषण अच्छा हो गया तो मतलब जो एक हमारा प्राकृत जीवन का चक्र है वो अच्छे से चलेगा। बट रस धातु अगर अधिक मात्रा में बना, वृद्धिंगत हुआ, तो ये स्थूलता का कारण बनेगा। और रस धातु अच्छे से नहीं बना, रस धातु अच्छा गुण वाला, उसमें जो पोषक भाव चाहिए उस प्रकार से अगर वो नहीं बनता है तो इसका मतलब ये रस धातु आगे की सभी धातुओं का पोषण अच्छे से नहीं करेगा, तो कुशलता का निर्माण होगा। और स्थूलता यानी जैसे स्थूलता की संप्राप्ति अगर देखते हैं तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि अग्निमांद्य के कारण केवल जो हम लोग खाते हैं आहार रस से केवल मेद धातु का पोषण होता है। इस प्रकार से स्थौल्य और कार्श्य दोनों के लिए रस धातु
ये निमित्त है, या रस धातु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ द कंडीशंस। तो इसीलिए हमें स्थूलता भी नहीं बनने देनी है या कुशता भी नहीं है। तो हम लोग रस धातु प्राकृत बने और प्राकृत रूप से सारे धातुओं का निर्माण हो, इस प्रकार से इसको हम लोग सोचेंगे या इस प्रकार से ही हमें करना है। अब जब आहार रस या अग्निमांद्य होता है, जैसे आयुर्वेद में सभी रोगों का कारण अग्निमांद्य ही बताया, तो अग्निमांद्य के कारण जब भी आहार रस से आगे अच्छा आहार रस नहीं बन पाता है और फिर अग्निमांद्य अगर है, जाठराग्नि अगर मंद हुआ है, तो निश्चित रूप से धात्वाग्नि और पंचभौतिक अग्नि के ऊपर भी इसका परिणाम होगा। तो धात्वाग्नि मांद्य भी होगा और फिर रस धातु भी अच्छे से नहीं बनेगा। फिर आगे चलकर ये धीरे धीरे अगर ये कंटिन्यू रहा तो आगे जाकर ये सभी धातुओं के ऊपर इसका परिणाम होने ही वाला है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से रस धातु निर्माण के बारे में हमने देखा, रस धातु का रोल क्या है। प्रीणनम ये रस धातु का मुख्य कार्य है, संतोष, तुष्टि, अगले धातु का पोषण करना, या हमारे शरीर की जो द्रवता है, इस द्रवता को बैलेंस रखने के लिए, इसको एक प्रकार से पूरे शरीर का प्रीणन करने के लिए रस धातु इंपॉर्टेंट है। रस धातु का जब क्षय होता है, रस दुष्टि जब होती है, तो रस दुष्टि के जो लक्षण बताए, जिसमें अरुचि है, अश्रद्धा है, लल्लास है, गुरुता है, तंद्रा है, अंगमर्त है, फिर तमोगुण बढ़ जाएगा, ज्वर भी आएगा, पांडुता बताई गई है, या फिर स्तोत्रसों में अवरोध है, क्लैब्य है, साद, कृशंगत्व, इस सारे लक्षणों को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि रस धातु ये पोषण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रस धातु के क्षय के कारण भी रसे रोक्षः श्रमः शोषो ग्लानि शब्द अहिष्ठा रसोति वृद्धि हृदय क्लेदम रसेकम च आपादयति। ऐसे मतलब रस धातु वृद्धि, क्षय और रस धातु दुष्ट होना, ये तीनों टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं तो कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हमको मिलते हैं, जैसे अग्निमांद्य है, अंग मर्द है, अरुचि है, उल्लास है, या फिर क्लेब जैसे भी कुछ अलग से लक्षण भी यहाँ पर बताए गए हैं। इम्पोर्टेंस, ये बिल्कुल वैसे तो मैच नहीं होता है, बट जैसे अभी मैंने बताया कि रस धातु अच्छा नहीं बनेगा तो इसका परिणाम दूरगामी धातुओं पर भी धीरे धीरे होगा, एकदम तुरंत तो नहीं होगा बट धीरे धीरे होगा। तृप्ति, या फिर एक प्रकार से मनोव्यथा, या फिर कुछ ऐसे लक्षण भी, कुशांगता जैसे भी लक्षण बताए, साद बताया, ज्वर बताया, अंगमर्द है, तंद्रा है, गौरव है। तो इन सभी लक्षणों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये सभी जो लक्षण है इसमें रस दुष्टि के, ये सारे कुछ ना कुछ अलग अलग धातुओं के भी लक्षण मिलते हैं। जैसे क्लेब में ये शुक्र धातु की दुष्टि का लक्षण हमें मिलेगा, पांडुत्व है, एनीमिया है तो रक्त दुष्टि यहाँ पर दिखती है, ज्वर है तो रस दुष्टि का कारण है, तम है या फिर तंद्रा, गुरुता, ये मांस मेदो व स्रोतस की दुष्टि या धातु की दुष्टि के लक्षण हमें मिलेंगे। तो इस प्रकार से अभी आज का हमारा जो यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं रसपाचक योग के बारे में। तो धातु पाचक योगों की जरूरत क्या है? धातु पाचक योगों की जरूरत ये है कि आयुर्वेद में जो चिकित्सा सिद्धांत बताया है, सबसे पहला जो सूत्र है, हम लोग जो दोष कोष्ठ से शाखा में गए हैं या उसको शाखा में शाखा से लेकर कोष्ठ में लाने के लिए हम लोग काफी सारे उपयोग करते हैं, जैसे दीपन पाचन उसमें से एक है। दीपन पाचन स्रोतस्सों का विशोधन कर कर हम लोग इसको फिर कोष्ठ में लाते हैं। स्नेहन स्वेदन वगैरह भी इसमें ही आते हैं, पूर्व कर्म में शोधन की हम लोग जो करते हैं, फिर कोष्ठ में आने के बाद उसको पंचकर्मों के द्वारा हम शरीर के बाहर इस दोषों को निकाल देते हैं। तो दीपन पाचन करने से जो भी अग्निमांद्य है, अग्निमांद्य को हम लोग करेक्ट कराते हैं। तो रसपाचक, रक्तपाचक, मांसपाचक, ऐसे पूरे 7 धातुओं के पाचक योग वहां पर बताए हैं। रसपाचक योग में जो द्रव्य है इसको मैं बताती हूँ, 5 प्रकार के ये द्रव्य है। जैसे पटोल है, इसमें सारिवा है, मुस्ता है, पाठा है और कुटकी है। अभी पटोल, सारिवा, मुस्ता, पाठा, कुटकी, इनके रसवीर्य विपाक का अगर हम देखते हैं कि इसके रसवीर्य विपाक क्या है, तो ये सारे जो द्रव्य है इनका विपाक जो है कटु, तिक्त, जैसे इस प्रकार से लाइक बीटर टाइप ऑफ है, या जो रस धातु का पाचन करने के लिए जैसे गुण लगेंगे हमें, जैसे हमने देखा कि रस धातु की दृष्टि होती है तो गुरुता आती है, अग्निमंद हो जाता है। तो यहाँ पर हमें थोड़े से कटु रस वाले, तिक्त रसाय वाले या कषाय रस वाले जो दीपन का काम करेंगे, या जहां पर रसव स्रोतस्य दृष्टि से अग्निमांद्य से जो आम बना है, और ये आम जाकर स्रोतसों में सारे लिप्त कर देगा। स्रोतसों का लिप्त हो जाना यानी एक प्रकार से वहां पर जो सारी चयापचय जनित क्रियाएं चल रही है उसमें अवरोध आ जाता है। इसमें अवरोध आ जाता है तो इसी कारण फिर रस धातु ठीक से नहीं बनता है, और इसी कारण फिर अगले धातु का भी निर्माण ठीक से नहीं होता है।
तो यहाँ पर जो ये सारे द्रव्य, एक एक हम लोग इस द्रव्य के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे पटोल है, सारिवा है। पटोल एक रसात्मक द्रव्य है, पटोल बेस्ट ड्रग है। ये रक्तपाचक के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, मेदोपाचन के लिए भी कर सकते हैं, मांसपाचन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तिक्त कषाय रस वाला पटोल जो है ये रस धातु की दुष्टि को दूर करने में बहुत ही अच्छे से काम करेगा। सारिवा ये भी रस और रक्त स्रोत के प्रसादन के लिए भी ये काम करती है। सारिवा इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रस रक्त धातु दृष्टि। सारिवा ये भी एक प्रकार से रस धातु का दीपन भी करेगी और पाचन भी करेगी, ये आम का भी पाचन करेगी। मुस्ता इज द बेस्ट आम पाचक ड्रग। मुस्तादी कषाय, मुस्ता ये धातु, जैसे मुस्तादी अपन बस्ती हम लोग देते, तो मुस्ता ये कई प्रकार से काम करता है, ना केवल इस योग में वो आया है। तो इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे हैं रसपाचक योग के जो द्रव्यों के बारे में। तो इसमें जैसे तिक्त है, तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों को ज्यादातर लिया है, जो वहां पर बस स्रोतसों में जो लिप्त हुआ जो आम है, इस आम का पाचन करेंगे। या फिर अग्निमांद्य जो हुआ है, इस अग्निमांद्य के ऊपर भी ये सारे द्रव्य काम करने वाले द्रव्य हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पटोल को हमने देखा। सारिवा, मुस्ता इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, जैसे मैंने मुस्तादी कषाय, ये एक यापन प्रकार की बस्ती है जो वृद्धावस्था में खासकर, या फिर जैसे एक वहन के रूप में जहां पर धातुओं का बल बढ़ाना है, when there is a generalized debility टाइप का अगर कुछ है, तो वहां पर भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुस्ता बेस्ट ज्वरग्न द्रव्य भी, ये सारे द्रव्य जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये ज्वर नाशन का भी काम करेंगे। मुस्ता है, फिर पाठा है। पाठा ये भी रस धातु का प्रसादन करेगा। फिर रस धातु के अंदर जो एक प्रकार से दुष्टि के कारण जो बताए गए हैं, उस दुष्टि के कारणों के ऊपर भी पाठा काम करेगा। और कुटकी, एक्चुअली कुटकी भेदन का काम करती है। कुटकी ये यकृत के ऊपर कार्य करने वाली है। अभी रसव स्रोतस की बात चल रही है, तो देखिए धातु का निर्माण या धातु स्तर पर जो पचन होता है वो कहाँ पे होता है। एक्चुअली आयुर्वेद में धात्वाग्नि का स्थान या भूताग्नि का स्थान जो है उस धातु में वो होता है। बट जैसे यकृत ये एक बड़ा ही मेटाबॉलिक ऑर्गन है, तो धातुओं का निर्माण पचन ये यकृत से भी जुड़ा है। तो इसीलिए कुटकी यह भेदन का काम करेगी, यकृत के ऊपर काम करेगी। रस धातु के निर्माण में रसव स्रोतस है, व्यान वायु है, आहारस है। तो व्यान वायु का भी हम लोग यहाँ पर जब पाचन, दीपन पाचन की बात करते हैं, अग्निमान्य है, तो निश्चित रूप से वात दोष भी कहीं ना कहीं कुपित हुआ है, दोष दुष्टि होगी। दोष दुष्ट होने के बाद ही जाकर धातु को दुष्ट करते हैं। इसीलिए पटोल है, सारिवा हो या मुस्ता हो या पाठा हो या कुटकी हो, ये सभी द्रव्य अग्नि को बढ़ा देंगे, अग्निमांद्य दूर करेंगे, रस धातु के स्रोतसों में जाकर काम करेंगे। जो भी कारणों से वहां पर मतलब प्रॉपरली रस धातु नहीं बन रहा है, गुरु स्निग्ध आहार होगा, विषमाशन होगा, चिंतन होगा, चिंता होगी, एक प्रकार से वहां पर जो रस बन रहा है वो अच्छे से नहीं बन रहा है, तो कुटकी यकृत का भेदन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती है। यहाँ पर भी इसी पर्पज से इसको हमने लिया है, क्योंकि रसवह स्रोतस का अगर स्थान देखते तो हृदय और दशवाई धमनिया है। तो धमनिया पूरे शरीर में रस रक्त का वहन करती है। और रस धातु की मॉडर्न की तुलना देखते तो लिम्फेटिक चैनल से की है, लिम्फेटिक चैनल से। तो जो लिम्फेटिक चैनल्स के बारे में देखेंगे तो पूरे शरीर में जो भी सारा एक प्रकार से सर्कुलेशन होता है, इस सर्कुलेशन के द्वारा जो भी वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है या जो भी बनता है उसको सर्कुलेट करने का काम ये लिम्फ चैनल करता है, या लिम्फ नोड्स करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का काम ही वही है। तो या यहाँ पर हम लोग एक तो लिम्फ के साथ कोरिलेट कर सकते हैं या प्लाज्मा के साथ लोग इसको कोरिलेट करते हैं। अगर रस रक्त देखते हैं तो रस को प्लाज्मा माना जाता है और रक्त को ब्लड माना जाता है। तो इस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं। लिम्फ ये भी जिसको लसिका कहते हैं, लसिका उदाकस्य पिच्छा बाधा,
रस धातु में अधिकता जल महाभूत है, जिसको उदक कह सकते हैं, और इस उदक का ही एक पार्ट जो है इसको हमने लसिका या लिम्फ कहा है। लसिका उदाक से पिछा भाग था, तो बिल्कुल इसमें भी एक प्रकार से लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं। तो लिम्फ को अगर हम लोग कोरिलेट करते हैं, फंक्शन लिम्फ का अगर देखना है, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन जो है, तो ये रिमूव करती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यूज को, ये करने का काम करती है। तो ये थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट बहुत ही डीपली जा सकते हैं इसमें अगर जाना चाहे तो। लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ या फिर प्लाज्मा की अगर बात करेंगे, बट आयुर्वेदीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग इसको देखना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा हो या आप जो भी समझे इसको, लिम्फ समझे, बट ये रस धातु पोषण के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कैपिलरी लेवल पर जो टिश्यूज का सर्कुलेशन है, पोषण है, इसके लिए वहां पर जो फ्लूइड बनता है, फ्लूइड चाहिए, ये रस धातु है। इसीलिए रस धातु की प्रॉपर मात्रा जरूरी है, जो आगे जाकर पूरे शरीर में तर्पण का, प्रेरण का काम करने वाली है। इसीलिए मुझे लगता है कि रस पाचन करना ये सबसे पहला हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा। नॉट ओनली इन द रसव स्रोत दृष्टि, बट किसी भी धातु की दृष्टि अगर होती है तो वहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे रसव मतलब रसपाचक योग से ही करेंगे, क्योंकि इसमें जो कंटेंट्स है काफी सारे धातुओं के पाचक के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अभी फिर ज्वर आ गया, फिर पांडु आ गया, फिर कामला आ गया, स्थूलता आ गई, मेदो मांसोवस्रोतस की, या अभी हम गायनिक का सत्र के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो गायनिक के सत्र में भी जहां पर भी हो, जैसे श्वेत प्रदर हो, रक्त प्रदर हो, कोई भी योनि व्यापद हो, इसमें मुख्य रूप से वातदोष दुष्ट होता है और रस धातु की दृष्टि बताई गई है। और इसीलिए हम लोग दीपन पाचन से ही स्टार्ट करेंगे। अग्निमांद्य तो होता ही है, भले वो डिसीज गायनिक का हो, भले वो डिसीज किसी भी काय चिकित्सा का हो। तो अग्निमांद्य को करेक्ट करने के लिए हम लोग इस प्रकार के धातुपाचक योग का निश्चित रूप से उपयोग करेंगे। तो ये रसपाचक योग हम अर्बुद में देंगे। हम लोग इनफर्टिलिटी में भी अगर आपको शोधन स्टार्ट करना है तो वहां पर भी आप रसपाचक योग का प्रयोग ही करेंगे। तो ये पित्त का शमन करने वाला भी ये सारे जो इसमें कंटेंट्स दिए गए हैं, पित्त का भी शमन करेंगे ये। जैसे तिक्त कषाय रस पित्त का शमन करता है, अभी हमने एक एक को डिस्कस किया, फिर से एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। जैसे सारीवा है, सारीवा ये पित्त का शमन करेगी। रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है, तो जैसे सारीवा ये रक्त धातु के ऊपर भी काम करेगी। ये कुछ प्रकार से छर्दी, मूर्छा, प्रलाप, भ्रम वगैरह जो रक्त दुष्टि जनित व्याधि है, इसमें भी हम लोग रसपाचन के लिए इसका प्रयोग करेंगे। सारीवा का भी इसमें कंटेंट में है, तो वहां पर भी हम लोग उपयोग में लाएंगे। पटोल भी है, पटोल इज ऑल्सो यूजफुल इन पित्त शमन, डाइजेशन। पित्त सो पचन के साथ जुड़ा है, यानी पित्त ही पचन का काम करता है। तो पित्त कहीं ना कहीं प्रकोपित हुआ है, इसके कारण भी अग्निमांद्य हुआ है। तो इसीलिए हमें पित्त दोष के ऊपर भी काम करना है, पित्त का भी पैसिफिकेशन करना है। तो पटोल बेस्ट काम करेगा पित्त शमन के लिए। फिर कुटकी है, जैसे मैंने अभी बताया, कुटकी भेदन का काम करती है। कुटकी यह खासकर यहाँ पर पित्त और कफदोष के ऊपर काम करेगी, इसीलिए इसमें रसपाचक योग में कुटकी को भी लिया गया है। फिर पाठा है, पाठा ये ज्वर के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो तिक्त कटु रस वाला है पाठा, तो इसीलिए ये ज्वर के ऊपर काम करेगा। सतत या कोई भी प्रकार ज्वर का हो तो ये रक्त धातु की दृष्टि को भी डिसॉल्व करेगा पाठा। फिर इसमें आता है मुस्ता। मुस्ता के बारे में तो एक्चुअली ये आमाशयगत दोषों के ऊपर काम करने वाला है मुस्ता। तो इसीलिए हम लोग इसको सारे लाइक ज्वर हो, कुष्ठ हो, पांडु हो, कोई भी हो, स्तन्य दृष्टि हो या स्तन्य व्यापद हो, आटो दृष्टि हो, वहां पर भी हम लोग इसको उपयोग में ला सकते हैं। मुस्ता ये केवल दीपन पाचन नहीं करता, मुस्ता ये बल देने का भी काम करता है। इसीलिए इसमें हम लोग मुस्ता का भी एडिशन किया है रसपाचक योग में। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रसपाचक योग में। अभी गायनिक में कहाँ यूज करेंगे, तो गायनिक में यूजेस करेंगे हम लोग, जो भी आपके पास कंडीशन लेकर पेशेंट आता हो तो उसमें दीपन पाचन कराना होगा तो रसपाचक देंगे। और एक मैं कोरिलेट करना चाहूंगी, जैसे हम लोग अभी लिम्फ नोड्स की बात कर रहे थे, लिम्फेटिक चैनल की बात कर रहे थे, तो थायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर में, क्योंकि थायराइड हार्मोन की या थायरोक्सिन की तुलना हमेशा से रस धातु से की है,
थायराइड ग्लैंड विच इज सिचुएटेड हमारे नेक रीजन में ये सिचुएटेड है। और थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स है, देखिए हार्मोन्स कैसे शरीर में काम करते हैं। हमने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम रन्स पैरेलली विथ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स से काम करती है, और जो नर्वस सिस्टम है वो सेंसरी और मोटर रिफ्लेक्सेस के द्वारा काम करती है। तो दोनों एक तरीके से काम करते हैं। तो हार्मोन्स जो भी सीक्रेट होते हैं, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, इट इज सिचुएटेड इन द सेलर टसिक ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन में सिचुएटेड है, पर काम उसका कई ओरी पर जाकर भी होता है, शरीर के अलग अलग स्थानों पर उसका काम होता है। कैसे होता है? बिकॉज दिस हार्मोन्स आर सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड। Blood is the media. Blood is acts as a vehicle for the all this type of like vitamins, minerals, enzymes, or hormones, whatever the fact there are such type of substances. They are carried to the specific organ through blood. अभी ब्लड को देखेंगे तो ब्लड में क्या आता है? रस रक्त, जैसे हमने अभी उनकी बात की थी। इसका मतलब है रस रक्त मिलकर ब्लड बनता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी थायराइड फंक्शन अगर बिगड़ जाता है, थायराइड डिस्फंक्शन होता है, थायराइड हार्मोन कम हो या ज्यादा हो, तो इसमें हम लोग रसपाचक योग का प्रयोग करते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गायनिक की बात करते हैं तो हमेशा से हमें पेशेंट्स में TSH लेवल को देखना होता है, क्योंकि फीमेल्स में थायराइड ग्लैंड की विकृति ज्यादा देखी जाती है एज अकॉर्डिंग टू मेल से ज्यादा फीमेल में ज्यादा मात्रा में देखी जाती है, हाइपो या हाइपर जो भी है। और फिर ये समस्या ज्यादातर आफ्टर द एज ऑफ 40 या मेनोपॉजल एज में जैसी महिला एंटर होती है तो थायराइड लेवल बिल्कुल हमें मतलब देखनी पड़ती है। बाकी कोई हार्मोन्स से ज्यादा जो बाकी हार्मोन्स थे वो तो अप्स एंड डाउन या कुछ बदलाव तो होता ही रहता है, बट थायरॉक्सिन डिसऑर्डर में आप बिल्कुल रसपाचक का प्रयोग कीजिए। बाकी रसवस्त तो उसके सभी व्याधि इसमें आ गए, व्याधि में हम लोग रसपाचक दे सकते हैं। फिर गायनिक की बात करेंगे तो गायनिक में हम लोग स्थूलता में रसपाचक योग का प्रयोग करेंगे, योनि व्यापक में हम लोग करेंगे। फिर फाइब्रॉइड जो भी है, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, यूट्राइन फाइब्रॉइड, इसमें भी हमें कफ जनित संप्राप्ति होती है, कफवात फाइब्रॉइड यानी कफवात जनित। फिर वो PCOD टाइप हो गया जो भी है, तो वहां पर भी कफवात जनित संप्राप्ति का अवरोध करने के लिए हमें ये फिर जैसे पटोल है, क्योंकि ये मेद धातु के ऊपर भी काम करता है। तो और मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करूंगी, इसके ऊपर भी मैंने कुछ काम किया था, मेनोपॉजल सिंड्रोम और मेद धातु मेदोवा स्त्रोतस के ऊपर। तो मैं जैसे मेनोपॉज में महिला एंटर होती है तो मेद धातु के ऊपर भी परिणाम देखने को मिलता है, मेद धातु बढ़ जाता है, मेद धातु बढ़ जाता है, मेद धातु अकुमुलेट होने लगता है, जैसे एब्डोमिनल फैट बढ़ना हो, कहाँ पर भी जो जो सारे एडिपोज टिश्यू के स्थान है वहां पर ये मेद धातु का संचय होने लगता है, मेनोपॉजल एंटर होती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जैसे फेस में भी बदलाव आने लगता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एडिपोज टिश्यू अकुमुलेट होने लगते हैं, जैसे आई रीजन पर है, या फिर हमारे हनु का भी शेप बदलने लगता है, एक मतलब पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर बदलने लगता है। तो थायराइड का, मेद धातु का, मेनोपॉज का भी एक अपना कोरिलेशन बनता है। तो इसीलिए मेद धातु की दृष्टि में भी हमें रसपाचक योग का प्रयोग करना है, भले वो ओबेसिटी टाइप का हो, भले वो मेनोपॉजल सिंड्रोम के टाइप से हो, तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर कुष्ठ की संप्राप्ति शुरू होती है रस धातु से ही, रस रक्त से ही। तो कुष्ठ की संप्राप्ति में भी अर्बुद कुष्ठ, सारे कुष्ठ के सारे प्रकार में आपको रसपाचक योग का प्रयोग करना है। थायराइड डिसऑर्डर्स में करना है, योनि व्यापक में करना है, इनफर्टिलिटी में भी दीपन पाचन कराकर ही आपको शोधन करना है, पंचकर्म करना है, तो वहां पर भी आप रसपाचक का प्रयोग करेंगे। श्वेत प्रदर में भी कहीं ना कहीं जाकर अधिक क्लेद बन रहा है, इसीलिए वहां पर भी हम उसका प्रयोग करेंगे। कई बारी ब्रेस्ट के भी कुछ डिसीजेस होते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो, ब्रेस्ट के एब्सेसेस हो, या अर्बुद हो, या फिर जैसे स्तन्य की मात्रा कम हुई है, स्तन्य दुष्टि हुई है, तो स्तन्य दुष्टि में भी पटोल या फिर मुस्ता बहुत अच्छे से काम करेगा। तिक्त रस होने से स्तन्य का शोधन करेंगे, स्तन्य शोधन के भी जो गण बताए गए हैं उसमें भी मुस्ता पटोल वगैरह का समावेश किया है, तो वहां पर भी ये काम करेंगे। इसीलिए जब मतलब अधिक मात्रा में भी स्तन्य बन रहा है या स्तन्य कम भी बन रहा है तो वो रस धातु के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि रस धातु की उपधातु के रूप में ही वो बताए हैं। आर्तो विकृतियां जो भी है, फिर अत्यातो होगा,
या फिर जैसे हम लोग चर्चा करें मेनोपॉज होगा, वहां पर भी हमें रसपाचन का प्रयोग करना है। स्तन्य शोधन के लिए रसपाचन का उपयोग करना है। मुझे लगता है स्त्रियों के विकारों में सभी तरफ से रस धातु का एक अलग महत्व है। जैसे स्तन्य और आर्तो, ये दो अलग से जो फैक्टर स्त्रियों में मौजूद है, वह रस धातु के उपधातु के रूप में बताए गए हैं। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई भी चिकित्सा को तो रस पाचन योग से ही करेंगे। फिर आप कामला में भी रसपाचक योग का प्रयोग कर सकते हैं। पांडु में भी आपको ट्रीटमेंट शुरू करनी है तो रसपाचन करेंगे। सबसे बेसिक ये समझ लीजिए कि रस धातु ही जाकर आके सभी धातुओं का पोषण करने वाला है। तो इसीलिए हम लोग कोई भी व्याधि हो तो इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है तो हम लोग रसपाचन से ही करेंगे। रसपाचक योग वटी ये तृष्णा में दे सकते हैं, आप दाह में दे सकते हैं, अरुचि में दे सकते हैं, अग्निमांद में दे सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स है उसमें भी हम लोग रसपाचन कराएंगे, क्योंकि जो अरुचि, अग्निमांद्य या कुछ एनीमिया बताया, फटीग बताया है, तो क्लेब में भी बताया। देखिए रस धातु का रिलेशन शुक्र धातु तक ही बताया है। रस धातु और शुक्र धातु के द्रव गुण, मधुरता वगैरह कुछ सिमिलरिटीज है, प्रॉपर्टीज भी उससे मैच होती जुलती है। इसीलिए शुक्र धातु, क्लेब, इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंसी वगैरह की भी ट्रीटमेंट चालू करनी है आपको तो रस धातु से ही करिएगा। बिल्कुल। तो इस प्रकार से मुझे लगता है रसपाचक योग के कई सारे इसके उपयोग है। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से इसको और समझ ले सकते हैं। आपकी तरफ से भी बता दीजिएगा कि क्या क्या कहाँ पर इसका उपयोग करेंगे। यस, आप कहाँ पर उपयोग करती है? यस, गुड इवनिंग, नमस्कार, बताइए। मैम जितने भी जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है उसमें सब में मैं इसका प्रयोग करती हूँ ना। वेरी नाइस, यस, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट भी इसी से शुरू होता है, जैसे पहले रसपाचक ही देते हैं। यस यस, बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं मेनोपॉजल पेशेंट में भी, जैसे जिसमें जो बहुत ज्यादा जैसे हीट सेंसेशन होती है, दाह ज्यादा होता है, उसमें भी अच्छे से काम करते हैं। हाँ जी। तो मैम काफी यूज होता है इसका, तकरीबन हर पेशेंट में 50% पेशेंट में तो चला ही जाता है रसपाचक, बिल्कुल की प्रैक्टिस में चला जाता है। बिल्कुल, यस। देखिए आम बनता है, वहां पर कहीं पर भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। सामदोष है ना, सामता निरामता, ये हमारा कंसेप्ट है, तो इसीलिए हम लोग इसको उपयोग में लाएंगे ही लाएंगे जी। रसगत विकृति ही सबसे बड़ा, कॉन्स्टिपेशन में भी काम करेगा, विषम ज्वर में तो बेस्ट है। विषम ज्वर जैसे कंडीशंस में बहुत ही अच्छा है रसगत आम। देखिए ना कितना सुंदर वर्णन है स्त्रोतों का। स्त्रोतों में पुरुष संकल्पना आयुर्वेद में बताई है, तो मुझे लगता है कि पुरुष स्त्रोतों में है तो हर स्त्रोतस में यानी हर चैनल में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस ही है, या कहीं ना कहीं इसका उपयोग हमें मिलता ही मिलता है। कहीं पर भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है हर डिसीज में इसको दे सकते हैं। ऐसा कोई डिसीज नहीं होगा जहां पर इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं रसपाचक का। यस, और कुछ इसमें एडिशन? यस मैम, इसको पांडु रोग में भी किया जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, पांडु रोग में भी दे सकते हैं लोग। रस रक्त में दे सकते हैं। यस यस, रस रक्त में दे सकते हैं, त्वक विकार में दे सकते हैं, अच्छा काम करेगा। आप कुष्ठ, एक्जिमा में भी यूज करिएगा, कहीं पर भी यूज करिएगा। उल्लास है, गुरुता है, तंद्रा है, अश्रद्धा, अरुचि, तंद्रा, ये सारे रस दृष्टि के हैं लक्षण। और मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन होते हैं हर व्याधि के शुरू में, वहां पर कहीं ना कहीं जाकर। पीसीओडी में भी रसपाचक योग का बड़ा रोल है। जैसे आर्तोदुष्टि, आर्तोव्यापद है, तो यहाँ पर भी रसपाचक वटी बहुत अच्छे से काम करेगी। रस प्रदोष विकार में ये भी आता है, पीसीओडी भी आता है। थायराइड पे भी काम करेगा। थायराइड की ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम लोग। रसपाचक, कांचनार गुग्गुल, वरुणादि कषाय, त्रिफला गुग्गुल, फलत्रिकादि गुग्गुल वगैरह देकर बहुत सुंदर रिजल्ट हमें मिल जाते हैं रसपाचक वटी के। और अभी मैंने जैसे बताया कि रस निमित्तमेव, रस निमित्त है स्थूलता और कुशलता को, तो इसीलिए रस धातु को बढ़ने भी नहीं देना है, कम भी नहीं होने देना है। तो ये सारा डिपेंड करता है, हमारी हेल्थ डिपेंड करती है हाउ द धातुज आर फॉर्म्ड, मतलब उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों तरफ हमें ध्यान देना है। ये सारा
पूरा रेफरेंस आचार्य सुश्रुत ने बताया है। यहाँ पे हमें लिम्फ, प्लाज्मा सब कुछ समझिए बहुत ही सुंदर तरीके से इसको हम लोग मतलब कोरिलेट कर सकते हैं। मैंने धातु की सीरीज की है, पूरा अपलोडेड है यूट्यूब पर आयुष दर्पण के, वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा कवर अप किया है कि रस धातु क्या है, इसको कैसे देखना है वगैरह। इसमें रस धातु सार का भी समावेश किया है हमने। जैसे रसक्षय के लक्षण देखते हैं तो देखिए, रसक्षय रूप पीड़ा, कंप, शून्यता, श्रम, शोष, ग्लानि, शब्द असहिष्णुता। तो ये सारे लक्षणों के ऊपर काम करने के लिए हमें रस धातु का पोषण करना पड़ेगा। और आई थिंक कि ये सारे लक्षण बहुत ही क्लोजली दे आर रिलेटेड विद द हृदय। हृदय, क्योंकि रस धातु का मूल स्थान तो हृदय ही है, तो हृदय के कार्य को नॉर्मल रखना है, हृदय के क्रिया प्रणाली को हमें सुचरित रखना है, सुकरित चलाना है, तो भी रस धातु की प्रॉपर मात्रा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कृष्यता, तृष्णा, शून्यता यानी फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ऑफ स्टमक, नॉट ओनली हार्ट, स्टमक एंड माइंड ऑल्सो। तो कई बार देखिए रस धातु का क्षय हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि बोर हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बोर हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर रस धातु क्षय से है। देयर सम मे बी सम एंजाइटी एंड ड्यू टू दैट एंजाइटी वी फील सम टाइम लाइक पाल्पिटेशन वगैरह भी हमें कुछ महसूस होता है। और हम लोग अगर कुछ सिंपली आपने पोषण करने वाला कुछ भी खान पान ले लिया, कुछ आपने शरबत पी लिया, कुछ आपने ठंडा खा लिया, पानी भी पी लिया, तो भी आपको फील अच्छा लगता है, आपको अच्छा फील होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर रस धातु का क्षय हुआ था, जो आपने करेक्ट किया है जल महाभूत को लेकर। रस वृद्धि के लक्षणों में अग्निमानदेह, उत्क्लेश, प्रसेक, आलस्य, गुरुता, श्वेत्य, शैत्य, शतांगत्व, कास, श्वास, अति निद्रता, ये भी लक्षण है उसमें रस वृद्धि में। Are you getting my point? Why to use rasapachak, which nourishes the रस धातु। ये रस धातु की विकृति यानी पूरा रस धातु का चैनल जो है उसको अच्छा शुद्ध करा देगा। जब रस धातु का चैनल अच्छा होगा तो फिर आगे भी सारे चैनल्स प्रॉपर होने में अच्छा मदद होगी। तो इसीलिए हम लोग कई सारे वैद्यों में इसका प्रयोग आप बेझिझक करिएगा। आपको अगर वटी नहीं मिल रही तो आप मुस्ता और ये पटोल, सारीवा का काढ़ा बनाकर भी देते हैं तो भी चलेगा। हर बार जरूरी नहीं होता है कि ये वटी ही मिले, वटी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस प्रकार से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ग्लानि, अग्निमांद्य, ऐसे लक्षणों को भी हमें अनदेखा नहीं करना है। इसमें भी कई बारी रस धातु की दुष्टि होती है, इसीलिए कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, कहीं ना कहीं जाकर अवरोध होता है दोषों का, फिर वो वात का हो, पित्त का हो, कफ का हो। बट इसमें हमने देखा कि तीनों दोषों के ऊपर काम करने वाले ये अवरोध ज्यादा से ज्यादा कफ से होता है। इसीलिए यहाँ पे जो भी सारे द्रव्य है, जैसे पटोल है, मुस्ता है, ये कफ का अवरोध कम करेगा, ये पित्त के ऊपर भी काम करेगा। सो कफ और पित्त के ऊपर काम करेगा तो फिर थायराइड ग्लैंड के जो भी डिसऑर्डर्स है, चाहे वो गॉइटर हो, अर्बुद बनना हो, गलगंडा, गंडमाला हो, तो यहाँ पर भी रस धातु ही दुष्ट होता है। तो यहाँ पर भेदन करना होता है, थोड़ा उष्ण गुण चाहिए होता है तो कुटकी बेस्ट है ना। तो हर एक द्रव्य का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। आप काढ़े के रूप में भी दे सकते हैं इसको अगर आपको मिलता नहीं हो तो। आरोग्यवर्धिनी में भी जो कंटेंट्स है ये सिमिलर है, इसीलिए कई बार हम लोग आरोग्यवर्धिनी भी इसी प्रकार से यूज कर देते हैं, इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ वो चलती है, इसीलिए वहां पर भी इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। यस, और किसी को कुछ इसमें ऐड करना हो तो बताइए। रसपाचक योग क्यों यूज करना है ये भी हमको पता चला, और रस धातु शरीर में कितना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से ये सारे द्रव्य काम करते हैं, ये भी हमें पता चला। एंड सो आई थिंक कि इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड, और काफी सिमिलरिटी भी है रक्तपाचक योग में, पटोल, सारीवा, मुस्ता। आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है। यस, और किसी को कुछ ऐड करना हो तो प्लीज ऐड करिएगा। प्रणाम मैम। यस यस मैम, ये प्यूबर्टी मेनोरेजिया में भी वर्क करेगा ना, जैसे क्योंकि हेलो। हाँ यस यस, मैं सुन रही हूँ। हाँ मैम, प्यूबर्टी मेनोरेजिया में भी ये वर्क करेगा रसपाचक योग, जैसे जो। हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा जी। मेनोपॉज में भी दे सकते हैं ना।
हाँ, मेनोपॉजल मेनोरेजिया भी होता है जैसे पेशेंट्स को, जैसे आज ही डिस्कस हो रहा था पेशेंट जो एक और पेशेंट था फाइब्रॉइड वाला, वो उसमें भी दे सकते हैं मैम इसको, अगर उसको अत्यार्थव हो रहा है साथ में तो। यस यस, दे सकते हैं। जहां पर भी आपको रस धातु का पाचन कराना हो ना, वहां पर आप इसको दे सकते हैं। और मैम स्थौल्य और कार्श दोनों में ही दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में मतलब रस नहीं नहीं, धातु दोनों में देना नहीं है, दोनों का कारण बताया, स्थूलता और कृशता का कारण है रस धातु, ये कारण है। तो कृशता में भी कहीं ना कहीं जाकर, अगर देखिए कृशता में अगर धातु अवरोध जनित कृशता है या कहीं ना कहीं जाकर कुछ पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। स्किन डिसऑर्डर्स में करेंगे, ब्लड डिस्चार्जेस में, लाइक रक्ताश में कर सकते हैं हम इसका प्रयोग। जी मैम। और कुछ थैंक यू। आप यही पूछ रही थी ना? जी मैम, हेलो। हाँ यस मैम मैं यही पूछ रही थी, एक्चुअली मैं मेनोरेजिया के लिए पूछ रही थी कि आर्तव विकारों में तो यूज कर ही सकते हैं इसको, रस धातु का ही उपधातु होता है आर्तव, इसलिए। नहीं, वहां पर भी अगर हमें कुछ ऐसे लक्षण मिलते हैं ना जो अग्निमांद्य अगर है वहां पर, तो वहां पर भी हम लोग उसको नरिश करने के लिए, रस धातु का पोषण करने के लिए दे सकते हैं, या मतलब एक प्रकार से चैनल्स को क्लियराइज करने के लिए, जो भी मल संचित हुआ है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए दे सकते हैं। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में मतलब देने का उपयोग ये भी होगा, जो सारीवा जो है ना, ये रक्त शोधन का काम करेगा। और एक प्रकार से एनीमिया जो संभाव्य है रक्त क्षय के कारण, अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है उसके कारण, तो इसके ऊपर भी ये काम करेगा जी, इसीलिए उसको देना है, अब स्त्रोत शुद्धि के लिए देना है। जी मैम, तो दे सकते हैं। यस, और कुछ इसमें? और अभी थोड़ा सा जैसे आप सभी ने पूछा था कि और क्या दे हम लोग रस धातु का ये करने के लिए, तो वहां पर हम लोग ये भी करा सकते हैं। रस धातु का पोषण कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए रस धातु का पोषण? यस, रसपाचक से ही हो जाएगा ना? हाँ, रसपाचक। यस 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 यस, रसपाचक से ही होगा। और कुछ इसमें क्या ऐड करेंगे रस धातु का पोषण अच्छे से हो इसके लिए? यस, रस धातु, हाँ जैसे श्वेता ने पूछा था ना कि रस धातु का शोधन और पोषण और फिर पाचन करने के लिए, तो पाचन करने के लिए तो रसपाचक योग है, वटी है। शोधन, तो रस धातु का शोधन ये एक प्रकार से दीपन पाचन से ही करना होगा, तो जो हमने द्रव्य अभी देखे वो सारे भी हम लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभी आपने पूछा था पोषण, तो रस धातु का पोषण करने के लिए द्रव मधुर शीत गुणयुक्त द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि शतावरी है, अश्वगंधा है, यष्टि मधु है, फिर खजूर है, और फिर जो सारे फल या फलों का रस जो है, इन सारे फलों का रस भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोग देते थे, तो रस धातु का पोषण होगा। और फिर रस धातु के शोधन के लिए भी पटल वगैरह भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, द्राक्षा है, खजूर है, एनी टाइप ऑफ फ्रूट जूस, खास इक्षु रस है, मिल्क है, दूध अच्छा रस धातु का पोषण करने वाला है, खजूर, शतावरी, मिश्री, फिर गुड़ भी रस धातु का पोषण करेगा, अश्वगंधा करेगा रस धातु का पोषण, यष्टि मधु करेगा अच्छे से। तो जब रस धातु का क्षय हुआ है, पोषण की जरूरत है, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यस, उषा जी कुछ एड ऑन करना है आपको? श्वेता, आपको कुछ इसमें डाउट क्लियर हो गया? शोधन, पाचन, दीपन, एक्चुअली शोधन यानी वही क्लेथ को निकाल देना। यस, और किसी का कुछ केस है तो बताइए प्लीज। तेजल, रचना, और कुछ? यस रचना जी।
इस द्राक्षा खजूर, यस मैम कोकोनट बस मिल्क। वही, वो पेशेंट जो मैंने कल बात करी थी आपसे, फाइब्रॉइड विद मेनोरेजिया था, पेशेंट हाँ की एज है 35 और हाँ। पित्त कफज प्रकृति है। हम्म। उसका जो फाइब्रॉइड का साइज था वो अभी 1 महीने पहले 35x38 mm था, और बल्कि यूट्रस भी था मैम। तो मैंने उसको अभी स्टार्टिंग में यही दिया था जो मैंने कल बताया था, पित्त प्रकृति थी, थोड़ा उसको दाह वगैरह भी रहता था, तो मैंने अभिपत्ति कर के साथ उसको पुष्यानु गौर स्फटिका भस्म दी थी, और अच्छा कुटजरिष्ट और अशोकरिष्ट और चंद्रप्रभा दिया था। तो उससे उसको काफी रिलीफ हुआ, ब्लीडिंग तो उसकी बंद हो गई, और यूट्रस का साइज और फाइब्रॉइड का साइज भी कम हो गया। वो खुद से 1 महीने बाद ही यूएसजी करा के रिपीट लौट के आई थी। और मैम उसको मैंने अब रक्त और मांसपाचक स्टार्ट किया है कल से ही साथ अच्छा। में। तो अभी देखते हैं 1 मंथ के बाद मैंने उसको फिर से बुलाया है। अच्छा। और ताप्यादी मैम लो भी दिया फाइब्रॉइड था के लिए मैंने। क्या दिया था आपने? मैम मैंने एक्चुअली फाइब्रॉइड के लिए अभी नहीं दिया था, लेकिन उसको फिर भी रिलीफ हो गया। मैंने उसको दिया था ये ब्लीडिंग के लिए, उसका पित्तश प्रकृति थी, तो मैंने अभिपत्ति करके साथ में पुष्यानु और स्फटिका भस्म दिया था, और कुटजारिष्ट और अशोकारिष्ट दिया था, चंद्रप्रभा दिया था मैंने उसको, और कांचनार, इतना ही कांचनार ही था सिर्फ उसमें से, और कुछ ऐसी ड्रग नहीं थी। अशोकारिष्ट आई थिंक वर्क करा होगा बल्कि यूट्रस पे, तो यूट्रस का साइज कम हो गया, 10 सेंटीमीटर साइज था यूट्रस का, वो 8 पॉइंट समथिंग रह गया अब 1 मंथ में। और उसको पेन और ब्लीडिंग सब चीज में रिलीफ है, उसको कोई हार्मोन कुछ नहीं ले रही है वो साथ में। और ताप्यादी लो मैंने मैम दिया था उसका। अच्छा। थोड़ा सा वो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए भी, और रक्त प्रसादन के लिए भी दिया था उसको ताप्यादी लो। रक्त प्रसादन के ताप्यादी लिए। लो भी तो लेखन करती है ना? जी जी मैम। और चंद्रप्रभा भी दिया था मैम मैंने उसको। तो मैम मैं ये पूछ रही थी कि बल्कि यूट्रस के लिए अभी जैसे कुछ दिनों के बाद उसको सहचरादी तेल की मात्रा बस्ती भी स्टार्ट कर सकते हैं ना? दे सकते हैं सहचरादी की, हाँ, दे क्योंकि सकते हैं। एक बार एक लेक्चर में सर ने बताया था, अरविंद सर ने, कि हाँ बल्कि यूट्रस में क्या होता है कि जो ये लेयर्स होती है यूट्रस के, इसमें वात ट्रैप हो जाती है, तो उसको अनुलोमित करने के लिए मात्रा बस्ती अच्छा काम करती है। या मतलब उन्होंने तो योग बस्ती बताई थी, लेकिन अभी योग बस्ती मैंने कभी दी नहीं है, तो मैं मात्रा बस्ती सोच रही थी देने के लिए सहचरादी तेल की। उन्होंने अच्छा। बोला था कि दशमूल क्वाथ और सहचरादी के अल्टरनेट हाँ करके ऐसे देने के लिए। अच्छा अच्छा, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पेशेंट की मैम एज बहुत कम है, तो मैं सोच रही थी अभी 32 एज है, तो अगर उसका ना हो स्ट्रिक्ट भी उसको एडवाइस करी गई थी तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी आपको क्या ऐड ऑन करना है कुछ? मैम मैंने अभी वो दिया है, रक्तपाचक और मांसपाचक ऐड ऑन करा है, बाकी मेडिसिन वैसे ही चल रही है। कोटिजारिस्ट मैंने विड्रॉ करा है क्योंकि पेशेंट को आशा वरिष्ठ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और क्वांटिटी ज्यादा थी, मैंने 30 ml और 20 ml ऐड करके 50 ml बीडी करा था दोनों को। तो अभी सिर्फ अशोकारिष्ट चल रहा है उसका, कुटजारिष्ट मैंने विड्रॉ कर लिया, बाकी मेडिसिन चल रही हैं उसकी, और साथ में रक्त और मांसपाचक कल से ही ऐड हमेशा एक्चुअली ना कई बार ही हम लोग रस रक्तपाचक का साथ में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे रस रक्त धातु को देखा जाए, जैसे रक्तपाचक में 5 योग बताए थे मैंने अभी, और रसपाचक में 3 है, कुटकी, इंद्रज और पटोल, ऐसे। तो ये भी आप लोग मतलब ये कर सकते हैं। तो मैम इसमें कुछ और ऐड करें या इतना अभी चलने दें? क्योंकि इतना अभी चलने दीजिएगा मेरे ख्याल से, आई थिंक, यस। और मैम कुछ? हाँ, एक मुझे और ये पूछना था कि ये जो प्यूबर्टी मेनोरेजिया है, ये या प्यूबर्टी एमेन्योरिया जो होता है, पेशेंट को जैसे बच्चे आते हैं 15-16 साल वाले, उनको 3-3, 4-4 महीने या कई बार 6-6 महीने तक पीरियड नहीं आता। मैम मैंने पीसीओडी कनेक्टेड होगा ये तो, लाइक आजकल तो बहुत ही कॉमन है, तो कहीं ना कहीं ये फिर मतलब इरेगुलर मेंसेस होते हैं, पीसीओडी की समस्या उसमें होगी तो एक बार यूएसजी कराने को बड़ा बताओ, क्योंकि अभी करेक्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा ना आगे की उनकी लाइफ के लिए। तो पहले शुरू की यंग एज में ही, और कई बार फैमिली हिस्ट्री भी होती है, कई बार स्ट्रेस फैक्टर है, एजुकेशन का स्ट्रेस रहता है, मोबाइल, कुछ गलत विचार, पढ़ना, ये भी है, फिर ट्रैवलिंग फैक्टर है, फास्ट फूड है, अच्छी नींद नहीं आना है, ये भी बहुत सारे कारण होते हैं मतलब एक्चुअली। और अगर आपने जैसे देखिए ना, मतलब गर्ल एंटर होती है 9-10 साल की होती है, तो अब आजकल जल्दी ही आ रहे, तो जैसे हमारी आयु कम होती जा रही है,
वैसे ही ये सब आगे मतलब आगे पहले पहले होते जा रहा है। पहले आयु 13-14 साल थी तो अभी 10 आ गई है, क्योंकि पहले की मृत्यु की आयु ये 70-80-90 तक चलते थे, मतलब जीवन हमारा। बट अभी वो एकदम कम होने लगा। तो ऐसे ही हमारा पहले मेनोपॉज भी देर से आता था, अभी मेनोपॉज 45 की उम्र में भी हो सकता है। 40 के 2 बच्चे हो गए और हिस्टेक मतलब गर्भाशय का कुछ हो गया तो निकाल दो गर्भाशय, ऐसे हो गया। ये पहले बहुत रेयरली होता था, तो कहीं ना कहीं जाकर ये भी बातें हैं। तो मुझे लगता है इसमें अगर प्यूबर्टी के एज में जब बच्चे आते हैं तो उनको वहां पर ही खान पान आदतें सब कुछ बदलाव लाएंगे तो फिर साइकिल भी रेगुलेट रहेगा। नहीं तो फिर ये समस्या आने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं सब, मतलब हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और कई बार 10-10 15-15 दिन ऐसे बच्चों को देखकर ऐसे लगता है कि इतनी मतलब ब्लीडिंग कैसे होती है बच्चों को इतने छोटे उम्र में वगैरह। बट वी हैव टू डील विद दैट, एंड इसीलिए अवेयरनेस जरूरी है। सब कुछ दिनचर्या, ऋतुचर्या, सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, इन सभी के साथ चलना ही होगा। तो करेक्शन है ही आहार, मतलब जीवनचर्या में दिनचर्या में करेक्शन, यही इसका एक बेस्ट ये है जी। वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकती है, काढ़े का, रसपाचक या रक्तपाचक का। जी मैम। मैम एक्चुअली मैंने उसको यूएसजी करवाया था तो उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा थी थोड़ी। हाँ ज्यादा थी, कितनी थी? मैम 14 mm थी उसकी। अच्छा तो फिर ज्यादा है, मैंने उसको 15 साल की बच्ची की जी जी मैम। तो मैम उसको ज्यादा मैंने हो गई, लेखन द्रव्य तो दिए इसके थे। कारण भी हो सकता है। हाँ इसी मैंने उसको मैम लेखन द्रव्य दिए थे, ट्रिप्ला गुगुल दिया था उसको मैंने, अच्छा, और चंद्रप्रभा दी थी पहले दीपन पाचन के लिए। थोड़ा और रुक्शन करवाइए, वहां पर रुक्शन करवाइए थोड़ा सा। वेट वगैरह ज्यादा है लड़की का, मतलब मैम पेशेंट का? वेट नहीं, वेट तो ज्यादा नहीं है, लेकिन बस पेशेंट थोड़ा सा लेजी है, तो मैंने उसको बोला था कि थोड़ा सा उसको योग उसकी प्राणायाम करने मोबिलिटी के लिए। बढ़वाइएगा, मोबिलिटी बढ़वाइएगा उसको। प्राणायाम, योगा, अनुलोम विलोम बताइएगा उसको, जो भी है उसको चलने को लगाइए। बैठे 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 2 साल में मुझे लगता है पीसीओडी बढ़ ही गया है, बहुत ही ज्यादा फ्लो। जी एक पैंडेमिक के साथ ही पीसीओडी का भी पैंडेमिक हो गया ऐसे लग रहा है। जी जी तो उनको मोबिलिटी कराना ही बेहतर रहेगा आपका। और दूसरा कुछ प्रॉब्लम है इसमें तो, और मैम रुक्शन उसको करिएगा नहीं यहाँ नहीं। पर, एंडोमेट्रियल और मैम थिकनेस को सब कम करना है। हाँ हाँ ठीक है मैम। मैंने उसको और लेखन कुछ भी कराइएगा, मतलब हाँ लेखन लेखन। द्रव्य मैंने दिए, और उसको मैंने रजत प्रवर्तनी भी दी थी 7 दिन के लिए, क्योंकि एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा थी इसीलिए। बट वो तो ज्यादा लेकिन मत चलाइए, जब रोटेरी बंद करिएगा। मैम 7 ही दिन दिया मैंने उसको सिर्फ। दशमूलारिष्ट भी काम करेगा थोड़ा इसमें, लाइक जी वात के लिए। कफ जनित संप्राप्ति, कफ जनित हेतु, कफ के ऊपर काम करिएगा, कफ दोष के ऊपर। क्लेद बनने नहीं दीजिएगा, कफ को ज्यादा अवरोध नहीं होना चाहिए कफ दोष का। जी मैम। ऐसे कुछ तो मैम वहां पर इसमें रसपाचक ऐड कर सकते हैं फिर, कर अगर सकते कफ पे हैं। हमें काम करना है रसपाचक तो। ऐड कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मांस मेदोपाचक भी काम करेगा, जी मैम। या आप काढ़ा सिंपली प्रयोग में ला सकते हैं। हाँ जी मैम। हम्म, ठीक है, यस। थैंक यू मैम। और अभी तो ठीक है, लड़की है तो फिर बस्ती वगैरह भी नहीं करा सकते हम लोग, ऐसे ही करेंगे काम। मैम मैंने मात्रा बस्ती तो दी उसको, लेकिन उससे उसका हाँ पीरियड उससे भी नहीं आया। उसको मैंने दी थी 7 दिनों के लिए थोड़ा औषधि तेल की। फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए मात्रा बस्ती की, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। इरेगुलर मेंसेस भी है? मैम पीरियड तो आते ही नहीं ना उसको, जैसे 6 महीने से नहीं आए इस तरह से होता है उसको। अच्छा, नस्य भी करा सकते हैं आप, मात्रा बस्ती के साथ नस्य करिएगा फिर। एक्चुअली मैम यहाँ पे वो पुष्पा तेल अच्छा तो ठीक मिलता है, नहीं ठीक है, तो है। मैंने उसको वो अदरक सिद्ध घृत खुद बना के दिया है उसको, अच्छा, तो उससे फिर करवा रही कोई भी हूँ। चंदन बला का भी चलेगा ऐसे, फिर जो भी ठीक मिलता है है वो मैम। चलेगा। जी जी मैम ठीक है मैम। थैंक ओके, यू मैम। यस यस। तो आई होप कि अगर आपका क्लेरिफिकेशन हो गया है। श्वेता आप बोल नहीं रही है, रसपाचक, शोधन और पोषण, आपको आया समझ में? पोषण कब करना है, जैसे रजक्षीलता में, आर्तोक्षय में, वातज आर्तोदृष्टि, वातज योनि व्यापत, स्तन्य का क्षय, वहां पर हम लोग रस धातु का पोषण करेंगे आहार विहार के द्वारा। जहां पर अग्निमान्य जनित जो भी व्यतिया है वहां पर हमें दीपन पाचन कराना होगा, वहां पर हम लोग रसपाचक योग का, रक्तपाचक योग का प्रयोग करेंगे। यस यस मैम, मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया तो मुझे ये वापस पूरा सुनना पड़ेगा। मैं शुरू ओके, से सुनूंगी फेसबुक से, तो फिर मुझे हाँ ज्यादा समझ में आएगा। या डेफिनेटली, Yes. यस यस, ओके मैम प्लीज ट्राई करा करिए लिंक के लिए भी, जी। यस, तो फिर आज के लिए रुकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल।
और जो भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, डॉक्टर मनीषा भूतड़ा, डॉक्टर कैलाश सर जी नमस्कार, डॉक्टर राजकुमार जी, सभी का आभार। और जो भी फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करती हूँ, ये हमारा एक यूनिक कंसेप्ट है स्त्री रोग परिचर्चा, जिसमें आकर आप भी अपना कुछ अनुभव शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे साथ सारे काफी पूरे अलग अलग प्रांत के लोग जुड़ चुके हैं जो अपने अनुभव भी शेयर करते हैं। यहाँ पर केसेस डिस्कशन भी होता है, यहाँ पर सीरीज भी चलती है, तो बहुत सारा कुछ आपको हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़ने से मिलेगा। तो फिर आज के लिए रुकते हैं, फिर आभार सभी का, नमस्कार सभी। कुसुम जी कुछ है आपका? कुसुम मलिक, तृप्ति जी नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। सॉरी मैम, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया तो मैं सुन नहीं पाई, मैं अभी पे दोबारा से सुनती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जी 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 जी, थैंक चलिए यू मैम, फिर कल प्रणाम मिलते मैम। हैं। यस यस, जी एक अलग बिल्कुल। अभी ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे, रसपाचक, रक्तपाचक, पूरे जो 7 धातु के पाचक योग बताए ना आचार्यों ने, उसका कैसे उपयोग करना है। आप सिंगल ड्रग के रूप में भी कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है, आप काढ़ा बनाकर भी दे सकते हैं, कहाँ पर पाचक योग देना है। तो ज्यादातर तो अग्निमांद्य जनित व्याधि होते हैं, तो इसलिए हम लोग कहीं पर भी इसका प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, रस और रक्तपाचक का। ठीक है, ओके, जी जी नमस्कार फिर सभी को, शुभ रात्रि। जी, नमस्कार मैम, नमस्कार।